नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर से हमारी इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या के संबंध में देखा था कि उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन है उसके आधार पर उन्होंने इतिहास के विकास या सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज हम इस वीडियो में कार्ल मार्क्स के द्वारा जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया उसकी व्याख्या के आधार पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि मार्क्स इतिहास के बारे में नए संदर्भ से या नए दृष्टिकोण से देखने के पर क्या बात कहते हैं, और इस आधार पर उन्होंने संपूर्ण जो मानव इतिहास है उसको जो 5 भागों में विभाजित किया है उनमें किस किस प्रकार से उन्होंने उत्पादन प्रणाली के आधार पर उसको समझाने का, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, ताकि हमारी जो सभी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, उसकी व्याख्या के संबंध में। मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के आधार पर जो ऐतिहासिक भौतिकवाद को स्पष्ट किया है उसकी व्याख्या को यदि हम देखें तो हमें ये स्पष्ट नज़र आता है कि समस्त इतिहास या व्यक्तियों के जीवन का अस्तित्व, उनके जो जीवित रहने के साधन हैं, भोजन, वस्त्र और मकान के उत्पादन और बच्चों के उत्पादन अर्थात न्यूनतम जो जनसंख्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। इतिहास के लिए ये कहा गया कि जो जीवित रहने के भौतिक क्रियाएं करने के जो साधन हैं, जिनमें भोजन, वस्त्र और मकान आते हैं और न्यूनतम जनसंख्या आती है, वो अत्यंत जरूरी है। मानव का अस्तित्व इतिहास निर्माण की आवश्यक शर्त उसका जीवित रहना है सबसे पहला। बाकी की जो सारी व्यवस्थाएं बाद की बात है, सबसे पहला उसका जीवित रहना है, जो कि भोजन, वस्त्र और आवास के बिना संभव नहीं है। यानी सबसे प्राथमिक जरूरत मानव के अस्तित्व की वो भोजन, वस्त्र और आवास है। इतिहास में सर्वप्रथम कार्य उन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों को ढूंढना है। ये नहीं है कि विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को हम एनालिसिस करें, उसकी बजाय सबसे पहले हमें भौतिक जो आवश्यकताएं हैं पूर्ति की जाती है जिनके द्वारा, उनके साधन को ढूंढना सबसे पहला काम है। जो यही ऐतिहासिक कार्य था जो मानव अस्तित्व, चाहे कितना ही मनुष्य समाज कैसा ही हो, प्राचीन समाज हो, आदिम समाज हो, सभी समाजों में सबसे पहला जो कार्य था वो ये था कि मानव अस्तित्व किस प्रकार से संभव हो सकता है, और उसके आधार पर बहुत वो जो था वो उसमें भौतिक आवश्यकताओं की महत्व सबसे अधिक बताया गया है। उसके बाद में ये कहा गया कि जो इनकी पूर्ति के बाद में भौतिक आवश्यकताएं जब पूर्ण हो जाती है तो राजनीति, धर्म, दर्शन, कला आदि के बारे में मनुष्य बाद में विचार करता है। यह वैसी व्यवस्थाएं बाद में अस्तित्व के अंदर आती है। हम देख सकते हैं कि जीवित रहने के लिए जो भौतिक साधनों को प्राप्त करने हेतु एक समय विशेष में जितना आगे मनुष्य बढ़ता है उसी के अनुरूप विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन, राजनीति भी विकसित होते हैं। अर्थात एक प्रकार के भौतिक साधनों की जो व्यवस्था होती है वो उस वक्त की धर्म, दर्शन, राजनीति या कला अलग होती है, और दूसरे प्रकार के जो भौतिक साधन जब अस्तित्व में आते हैं तो उनका धर्म, दर्शन, राजनीति, कला आदि है वो अलग प्रकार की देखी जा सकती है।
ये कहा गया कि भौतिक प्रगति अर्थात उत्पादन प्रणाली में विकास और परिवर्तन के साथ जीवन के अन्य पक्षों, राजनीति, कला, साहित्य, धर्म आदि में भी परिवर्तन होता है। अर्थात जो संपूर्ण परिवर्तन है वो भौतिक प्रगति अर्थात उत्पादन प्रणाली के विकास और परिवर्तन के साथ में चलता है। ये देखा जा सकता है कि इतिहास का विकास विचारों या आत्मा पर निर्भर ना होकर कुछ ठोस भौतिक आधारों जैसे जीवित रहने के भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमें विचार या आत्मा के आधार पर किसी चीज़ का स्पष्टीकरण करने की बजाय भौतिक जो जीवित रहने के साधन हैं उनके आधार पर उसको स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इतिहास का निर्माण कुछ गिने चुने नेता, महाराजा या राजा या सेनापति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि मेहनत कश जनता के द्वारा किया जाता है, जो पसीना बहा करके भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करती है और मानव अस्तित्व को संभव बनाती है। यानी जो इतिहास परंपरागत लिखा गया वो किसी वीर नायक, अवतार या राजा महाराजा के कारनामों के इर्द गिर्द लिखा गया है, जबकि इतिहास की जो नई व्याख्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत, उसमें हमें एक जो सामान्य मेहनतकश मजदूर जनता है जिनके कार्यों से ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो विकसित होती है, न कि राजा महाराजाओं से। तो ऐसी स्थिति में हमें उनको पर्याप्त स्थान देकर के इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। और इसी प्रकार से जो इतिहास का विकास है वो 5 युग में कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया है। इसमें सबसे पहला युग है आदिम साम्यवादी युग कहा जाता है। ये इतिहास का सबसे पहला युग है जिसमें उत्पादन का वितरण साम्यवादी आधार पर होता है। इसमें पत्थर के औजार, तीर धनुष शिकार करने के लिए और कंद मूल फल एकत्रित किए जाते थे। घर बनाने व अन्य सभी कार्य करने के लिए सभी मिलजुल करके कार्य करते थे। संयुक्त श्रम होने के कारण से उत्पादन के साधन और उत्पादित वस्तुओं पर सभी का अधिकार पाया जाता था। इसलिए किसी भी प्रकार की जो वर्ग व्यवस्था है या शोषण है या मालिक या नौकर के जो संबंध है वो देखे नहीं जाते थे। अर्थात सभी उत्पादन के साधनों या उत्पादन प्रणाली पर सभी का अधिकार और सभी श्रम करके अपना जीवन यापन करते थे। ये आदिम साम्यवादी युग की व्यवस्थाएं थी। इसके बाद में दूसरा युग आया जिसको कि दास युग के नाम से जाना जाता है। दास युग में मार्क्स ने कहा कि आदिम साम्यवाद के बाद में जो दास युग आया उसमें समाज में 2 बड़े वर्ग स्थापित होने लगे। समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। एक वर्ग था जो कि दास कहलाया और दूसरा वर्ग था जो कि मालिक कहलाया। उत्पादन के साधन और उत्पादन करने वाले दासों पर मालिक का अधिकार होता था। यानी जिसमें जिस भी वस्तु से उत्पादन, जिन साधनों से उत्पादन किया जाता था वो मालिक के अधिकार में थे और दास भी मालिक के ही अधिकार में थे। दास पशुओं की तरह खरीदे या बेचे जाते थे। इस युग में कृषि और पशुपालन का विकास हुआ तो धातुओं के औजारों का प्रयोग होने लगा। निजी संपत्ति की धारणा विकसित हुई। इस निजी संपत्ति की धारणा के कारण कुछ लोगों ने संपत्ति पर अधिकार करके अन्य जो संपत्तिहीन लोग हैं उनको दास बना लिया और बलपूर्वक कार्य लेने लगे। इस प्रकार से इस युग में शोषक और शोषित 2 वर्ग स्थापित हो गए। तीसरा युग यहाँ पे आता है वो सामंतवादी युग के नाम से मार्क्स ने उसको रखा। इस युग में भी मार्क्स ने कहा कि 2 वर्ग जिसको कि गरीब या अर्धदास, सर्फ का नाम जर्मन भाषा में मार्क्स ने दिया, एक वर्ग तो ये और दूसरा जमींदार वर्ग वो दिखाई देने लगे। भूमिहीन कृषक, सर्फ
तो थे वो एक वर्ग के रूप में, और जमींदार उनसे उत्पादन का कार्य करवाते थे। यद्यपि इन जो कृषकों को या सर्फ को दासों की तरह खरीदा या बेचा नहीं जाता, लेकिन ये कहा गया कि खूब उनका आर्थिक शोषण किया जाता था। उत्पादन के साधन भूमि पर सामंतों या जमींदारों का अधिकार था। इसके फलस्वरूप दोनों वर्गों में संघर्ष और अधिक होने लगा। और उसके बाद में जो चौथे युग के रूप में हम देख सकते हैं कि पूंजीवादी युग है, वो अस्तित्व में आता है। सामंतवादी युग के बाद में पूंजीवादी युग का विकास होता है। इस युग में मशीनों का आविष्कार होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। उत्पादन के साधन, मशीनों, कारखानों पर पूंजीपतियों का अधिकार देखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा वर्ग वेतनभोगी मजदूर के रूप में होता है। वेतनभोगी मजदूर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए श्रम को पूंजीपति के हाथों बेचने को विवश होता है। पूंजीपति उन्हें कम वेतन देता है, अधिक से अधिक काम करवाता है। प्रारंभ में मजदूर असंगठित होते हैं और अत्याचार सहन करते रहते हैं। बाद में उनका शोषण अधिक बढ़ जाने पर एक दिन ऐसा आता है कि मजदूर संगठित होकर क्रांति द्वारा पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। पूंजी समाज राज्य पर श्रमिक का अधिकार होगा और ये पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के मध्य का संक्रमण काल साबित होगा। और अंतिम युग के रूप में मार्क्स ने समाजवादी युग को एक कल्पना के रूप में चित्रित किया है। मार्क्स ने अंतिम युग के रूप में समाजवादी युग को रखा, जिसमें पूंजीपति वर्ग का विनाश होता है और वर्ग विहीन, जो राज्य विहीन, शोषण रहित समाज की स्थापना कार्य होती है। उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व हो जाता है। वितरण परिश्रम योग्यता के आधार पर न होकर आवश्यकता के आधार पर होता है। सभी व्यक्तियों को काम करना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह से यह समाजवादी युग का अंतिम चरण होता है, जहां आकर के परिवर्तन की प्रक्रिया रुकती है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के अनुसार जब एक दूसरे प्रकार के परिवर्तनों के कारण उत्पादन प्रणाली में होने वाला परिवर्तन होता है, और इसे ही मार्क्स के शब्दों में ऐतिहासिक भौतिकवाद की संज्ञा है वो दी जाती है। कहा गया कि जब एक युग में जो उत्पादन की प्रणाली है वो आवश्यकता बढ़ने के साथ में बदलती है, वैसे ही दूसरे युग का सूत्रपात होता है। इस प्रकार से 5 युगों के अंदर कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विकास को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।